इंदौर अग्रवाल भवन। एक 50 साल की औरत किचन में अपनी काम वाली बाई सीमा पर भड़क रही थी। वो बोल रही थी, क्या कहा था मैंने? अच्छे समोसे बनाने को कहा था, और यहाँ तो आधे से ज़्यादा समोसे जल चुके हैं। अब बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। एक और खर्चा। इस खर्चे का आधा हिस्सा तेरी तनख्वाह से काटूंगी अब। इतना बोल वो महिला वहां से चली गई। वहीं सीमा खुद से बोली, मैडम जी का तो हमेशा का ही यही है। वहीं बाहर दो 30 से 35 साल की महिलाएं बैठी थी। दोनों ने ही चेहरे पर मेकअप पोता हुआ था। एक महिला बोली, सिर्फ देखने ही आ रहे हैं, ये सब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आज ही शादी कर लेंगे। दूसरी महिला बोली, सही कहा भाभी। तभी उनके कानों में पीछे से एक आवाज आई, चुगली करने के अलावा भी दुनिया में ढेरों काम है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे 35 से 40 साल का आदमी खड़ा था। चेहरे पर रौब झलक रहा था। उसे देख दोनों महिलाओं के चेहरे पर घबराहट और डर के भाव आ गए। वह आदमी बोला, आपकी ननद को देखने आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं और आप दोनों यहाँ बातें करने में व्यस्त हैं। तभी पहली महिला बोली, देवर जी, जिसे देखने आ रहे हैं वो तो अभी तक सोकर नहीं उठी है। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, उठ चुकी हूँ मैं, तो शिकायत लगाना ना बंद करिए। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं उन दोनों महिलाओं के चेहरे पर भी झूठी मुस्कुराहट आ गई। 5 फुट 4 कद, हल्का गुलाबी रंग, काली काली गहरी आंखें, बालों का हल्का सा बन बनाया हुआ। नाइट सूट में वो लड़की बहुत ही सुंदर लग रही थी। पहली महिला बोली, तारा, आपको पता है, जब मेरी बहन स्तुति को देखने लड़के वाले आए थे, तब स्तुति सुबह 5 बजे उठी थी और सब व्यंजन उसने खुद बनाए थे। वो लड़की बोली, मतलब तारा बोली, और फिर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वो ज़्यादा ही घरेलू थी और लड़के वालों को थोड़ी मॉडर्न, पढ़ी लिखी, जॉब करती हुई लड़की चाहिए थी। ये सुन वो महिला उसे घूरने लगी। वहीं पीछे खड़ा आदमी अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। तारा बोली, वैसे आपने मुझे ये ताना क्यों मारा? मुझे कौन सा लड़के वाले देखने आ रहे हैं? ये सुन दोनों महिलाएं उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं उस आदमी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। दूसरी महिला बोली, आपको नहीं पता, आज आपको लड़के देखने वाले आ रहे हैं। ये सुन तो वो लड़की सीढ़ियों से गिरते हुए बची। उसने आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने नजरें नीचे कर ली। वो चिल्ला उठी, पापा। उसके ऐसे चिल्लाने से दोनों महिलाएं खींच गईं, लेकिन कुछ ना बोल सकी। तभी कमरे से 60 से 65 साल का आदमी बाहर आया। वो बोले, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? तारा रोते बोली, क्या आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं? वो हाँ में सिर हिला देती। ये देख तारा रोते हुए कमरे में चली गई। उस आदमी ने उस 50 साल की महिला से कहा, जाके उन्हें संभालिए। वो सिर हिलाकर चली गई। आइए मिलते हैं पहले कहानी के किरदारों से। ये जो उम्रदराज आदमी है, ये है शशांक अग्रवाल, घर के मुखिया। इनकी 2 शादियां हुई। पहली शादी इनकी नमता जी से हुई। हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें पहली शादी से 2 बेटे हुए, महेंद्र और अखिल। शशांक जी की दूसरी शादी हुई कावेरी जी से। दूसरी शादी से इन्हें एक बेटी हुई, नयनतारा। महेंद्र की शादी काजल से हुई। उनका एक बेटा है, मानव। अखिल की शादी हुई निशा से। उनका भी एक बेटा है, कुणाल। शशांक जी एक रिटायर्ड जज हैं। कावेरी जी गृहिणी है। महेंद्र बैंक में मैनेजर है। काजल एक फार्मासिस्ट है। अखिल अपने ही शहर का एसीपी है। निशा एक गायनोलॉजिस्ट है। नयनतारा कुछ दिन पहले ही बैंगलोर से अपनी लॉ की डिग्री करके लाई है। सास बहू में बिल्कुल भी नहीं बनती है, ननद भाभीियों में भी नहीं बनती है। महेंद्र और अखिल चाहे नयनतारा के सौतेले भाई हैं और कावेरी जी के सौतेले बेटे हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नयनतारा बालकनी में खड़ी थी और नीचे गार्डन में देख रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी माँ कावेरी जी खड़ी हैं। कावेरी जी बोली, तारा, क्या हुआ बच्चा? अपने पापा के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? नयनतारा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। आप समझते क्यों नहीं? मैं मैं पहले एक अच्छी वकील बनना चाहती हूँ। कावेरी जी ने उसके आंसुओं को पोंछकर कहा, हमने कब रोका है? बनो, लड़के वाले तो सिर्फ देखने आ रहे हैं, आज ये थोड़ी ना ब्याह कर ले जाएंगे। नयनतारा ने कहा, पर माँ। कावेरी जी ने उसे टोकते हुए कहा, तारा,
तू पहले भी अपने पापा की इज्जत पर दाग लगा चुकी है, तो अब नहीं। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अच्छे से पेश आना। इतना कहकर बिना नयनतारा की बात सुने कावेरी जी चली गई। नयनतारा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बालकनी से बेड के पास आई और उस पर पेट के बल लेट गई। नयनतारा रोती हुई बोली, माँ, आप समझ क्यों नहीं रही कि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ। माना कि तब नादान थी, माना कि तब मुझे अकल नहीं थी, माना तब मुझे प्यार जैसे शब्द का अर्थ नहीं पता था, लेकिन अब तो पता है, अब तो अकल है मुझ में, अब तो नादान नहीं हूँ। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही? आज भी ये दिल उसी के लिए धड़कता है, आज भी मैं सांस उसी के नाम से लेती हूँ। इतना कहकर वो रो पड़ी। कुछ देर बाद कमरे में काजल और निशा आई। काजल बोली, उठो तारा, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। नयनतारा उठ गई। वो सीधा बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। उसने बेबी पिंक कलर का कढ़ाई वाला प्लाजो सूट पहना था। उसके भीगे बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। वो आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और बोली, आप दोनों जाइए, हम खुद तैयार हो जाएंगे। आपने तो मेरे चेहरे पर मेकअप ही लगाना है, लेकिन मुझे अपने चेहरे और स्किन का सत्यानाश नहीं करना है। आप जाइए। दोनों भाभियां मुंह बनाकर जा ही रही थी कि वहां एक लड़की आ गई। वो थी काजल की वहां स्तुति। उसे देख नयनतारा बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल ने कहा, मेरी बहन है, जब मर्जी आ सकती है। सोचा अगर आपने ना कर दी लड़के वालों को तो इसकी बात चला दूंगी। वैसे भी इकलौता लड़का है उनका, सुना है रॉयल फैमिली से। इतना कहकर वो स्तुति और निशा को अपने साथ लेकर चली गई। वह नयनतारा को कस में छोड़ गई। वो खुद से बोली, नैन भी तो रॉयल फैमिली से है। नयनतारा तैयार हो चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी कि तभी वहां स्तुति आ गई। स्तुति को देख वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट ले आई। स्तुति भी फीकी तरह से मुस्कुराती। स्तुति बोली, दी, तुम्हें किचन में बुला रही हैं। लड़के वालों का फोन आया था, वो 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। नयनतारा हाँ में सिर हिला देती है। वो किचन में चली जाती। स्तुति भी उसके पीछे पीछे चली गई। किचन में काजल, निशा और कावेरी जी थी। कावेरी जी ने जब नयनतारा को देखा तो मुस्कुरा दी। वो उसके पास गई। उन्होंने उसके दुपट्टे को कंधे से हटाकर सिर पर उड़ा दिया। वो बोली, जब वो लोग आए तब लड़के के माँ बाप के पैर छू लेना, नजरें झुकाए रखना। नयनतारा ने कहा, क्यों, मैंने कोई गुनाह किया है? ये सुन कावेरी जी ने उसे घूर कर कहा, उनसे ऐसे बात मत करना, राजसी परिवार से हैं, अच्छे से पेश आना। नयनतारा ने कुछ भी नहीं कहा। तभी वहां महेंद्र आ गया। उसने कहा, माँ, बस भी करो, इतनी नसीहतें तो कोई डॉक्टर भी अपने पेशेंट को नहीं देता है जितनी आप दे रही हैं तारा को। हमारी तारा बहुत ही समझदार है, इसे पता है कब कैसे पेश आना है। नयनतारा मुस्कुराते हुए महेंद्र की गले लग गई। निशा काजल के कान में बोली, भाभी, आप बोलती हैं कि मैं अखिल को कंट्रोल में रखूं, खुद तो आप जेठ जी को रख नहीं पाते। ये सुन काजल उसे घूरने लगी। तभी उन्हें दरवाजे की घंटी बजी। घंटी के बजते ही नयनतारा की धड़कनें तेज हो गई। महेंद्र बोला, लगता है आ गए। कावेरी जी हाँ में सिर हिला देती हैं। वो और महेंद्र बाहर चले गए। शशांक जी दरवाजा खोलते ही सामने उन्हीं की उम्र का आदमी खड़ा होता है, साथ में कावेरी जी की उम्र की औरत। उनके पीछे एक लड़का होता है, 28 साल का है। साथ में एक लड़की भी होती है। उनके साथ एक और आदमी होता है। वो बोला, अग्रवाल साहब, अंदर नहीं आने देंगे? शशांक जी मुस्कुराकर बोली, अरे आइए। सब लोग अंदर आ गए। हॉल में अखिल भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। कावेरी जी अभिवादन करती हैं। वो औरत उन्हें गले लग लेती है। सब बैठ जाते हैं। वो आदमी बोला, अग्रवाल साहब, इनसे मिलिए, ये है। शशांक जी के उम्र के आदमी की ओर इशारा कर, स्वराज देवेंद्र सूर्यवंशी, जोधपुर के महाराज। वो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। ये है कावेरी जी की उम्र की औरत की तरफ इशारा कर, इनकी पत्नी और जोधपुर की महारानी हिमांशी स्वराज सूर्यवंशी। ये है उस लड़की की तरफ इशारा कर, इनकी बेटी प्रतिमा जय राठौर। और ये है लड़के की तरफ इशारा कर, इनके बेटे और जोधपुर के होने वाले राजा नयन स्वराज सूर्यवंशी। सब लोग नयन की तरफ देखते हैं। 6 फुट 1 इंच कद, भूरी आंखें, गोरा रंग, पतले से होंठ, हल्की हल्की दाढ़ी, बाल माथे पर आ रहे थे जिससे वो और भी क्यूट लग रहा था। उसने व्हाइट शर्ट पर ब्लू कोट पहना था
और साथ में ब्लू ही पैंट पहनी थी। चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा था, होठों पर मुस्कान थी, बिल्कुल किसी रियासत का राजा ही लग रहा था। उसके व्यक्तित्व को देख सब लोग इम्प्रेस हो चुके थे। तभी वहां हाथों में लिए समोसे, मिठाई की प्लेट लेकर काजल और निशा आई। हिमांशी जी और प्रतिमा के गहनों को देख तो काजल और निशा की आंखों में लालच आ गया और उनकी लालच भरी नजरों को हिमांशी जी ने भाप लिया। तभी उन्हें पीछे से आती नयनतारा दिखी, चाय के कप लाती हुई, नजरें झुकी हुई थी। हिमांशी जी मुस्कुराती उसे देखकर। उन्होंने प्रतिमा को कुछ इशारा किया तो प्रतिमा मुस्कुराकर उठी। सब प्रतिमा को देखने लगे। नैन की भी नजर नयनतारा पर पड़ चुकी थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई थी। प्रतिमा ने आगे बढ़कर नयनतारा के हाथों से प्लेट ली और खुद टेबल पर रख दी। नयनतारा ने नजर उठाकर प्रतिमा को देखा और फिर नीचे कर ली। उसके दिल की धड़कनें बहुत ही तेज थी। उसने मन ही मन कहा, दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे वो आसपास ही है। उसकी सोच पर पूर्ण विराम लगाते हुए प्रतिमा ने उसका हाथ पकड़ा और इमाची जी के पास बैठा दिया। बैठने से पहले नयनतारा ने कावेरी जी की तरफ देखा। उन्होंने कुछ इशारा किया। उनका इशारा समझकर नयनतारा ने माझी जी और स्वराज जी के पैर छू लिए तो उन्होंने भी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे दिया। प्रतिमा नयन के पास बैठ गई। शशांक जी स्वराज जी से बोली, जी ये कावेरी जी की तरफ इशारा कर, मेरी पत्नी कावेरी। वो महेंद्र की तरफ इशारा कर, मेरा बड़ा बेटा महेंद्र। और उसके साथ बैठी मेरी बड़ी बहू काजल, साथ में बैठी मेरी छोटी बहू निशा और छोटा बेटा अखिल। और ये है नयनतारा की तरफ इशारा कर, मेरी बेटी नयनतारा। वो सब मुस्कुरा दिए। काजल और निशा की नजरें प्रतिमा और हिमांशी जी के कीमती गहनों से हटी नहीं रही थी। वहीं नयन की नजरें भी नयनतारा पर टिक गई थी। नयनतारा को एहसास हो चुका था कि उसकी नजरों का, लेकिन उसने नजरें नहीं उठाई। तभी वहां स्तुति आ गई। स्तुति को देख लड़के वालों के चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए थे, क्योंकि उस आदमी मतलब मैच मेकर से उन्हें उनके परिवार वालों के बारे में पता लग गया था। काजल ने स्तुति को अपने पास बैठाकर मुस्कुराकर कहा, जी ये मेरी बहन है स्तुति। सब मुस्कुरा दिए। शशांक जी स्वराज जी से बोले, राजा साहब, हमें यह समझ नहीं आया कि आपने हम जैसे आम लोगों को क्यों चुना। स्वराज जी ने मुस्कुराकर कहा, जी पहली बात तो ये कि हम राजा अपने जोधपुर में हैं। यहाँ हम आपसे रिश्ता जोड़ने आए हैं और रिश्तों में कोई राजा महाराजा नहीं होता है, तो आप हमें हमारे नाम से ही बुलाइए। और दूसरी बात ये कि रिश्ता तो वहीं जुड़ता है जहाँ माँ अम्बे का आदेश हो। शशांक जी सिर हिलाकर कहे, जी बिल्कुल। प्रतिमा ने नयनतारा से पूछा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? नयनतारा नजरें झुकाए ही बोली, जी अभी कुछ दिन पहले ही बैंगलोर से अपनी लॉ की स्टडी कंप्लीट करके आई हूँ। प्रतिमा ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, ओह, तो इसका मतलब आप लॉयर बनना चाहती हैं? नयनतारा हाँ में सिर हिला देती। हिमांशी जी ने कहा, बेटा आपने कोई गुनाह किया है क्या जो आपने नजरें झुकाई है? ये सुन जहाँ कावेरी जी, काजल और निशा हैरानी से उन्हें देख रही थी, वहीं नयनतारा की हंसी निकलती निकलती बची। उसने नजरें उठा ली और सीधा कावेरी जी को देखते हुए कहा, जी माँ ने कहा था। ये सुन जहाँ स्वराज जी, हिमांशी जी, प्रतिमा और नैन मुस्कुरा दिए, वहीं कावेरी जी उसे गुस्से से घूरने लगी तो उसने उन्हें आंख मार दी। नैन ने आंख मारते हुए देख लिया। उसने मन ही मन कहा, झल्ली, लेकिन सिर्फ मेरी। प्रतिमा ने नैन के कान में कहा, भाभी साहब तो बहुत ही खूबसूरत है। नैन बस मुस्कुरा दिया। नैन की तो नजरें नयनतारा से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये चीज काजल ने नोटिस कर ली। उसने मन ही मन खुद से कहा, ऐसे तो मैं नहीं होने दूंगी नयनतारा का रिश्ता यहाँ। इस लड़के के साथ तो मेरी बहन का ही रिश्ता पक्का होगा, वरना होने मैं इसका भी नहीं दूंगी। उसने स्थिति के कान में कुछ कहा तो उसने सिर हिला दिया। वो उठी। उसने चाय के कप पकड़े और सबको चाय देने लगी। नयनतारा ने अभी तक नैन को नहीं देखा था, क्योंकि उसने फिर से अपनी आंखें नीचे कर ली थी। उसने नैन के परिवार वालों की तरफ भी नहीं देखा था। जब स्तुति ने उसके सामने चाय का कप किया तो उसने नजरें उठाई। सामने स्तुति को देख वो फीकी तरह से मुस्कुरा दी। स्तुति भी कुटिलता से मुस्कुरा दी। नयनतारा ने मन ही मन कहा, इसका बस चले तो ये अभी ही मंदिर में जाकर लड़के के साथ फेरे ले ले। ले ही ले तो अच्छा है, मेरा पीछा छूटेगा। इतना बोल उसने चाय का घूंट भरा और नजरें उठाई। उसकी नजरें सीधा स्वराज जी पर पड़ी, जो शशांक जी से बातें कर रहे थे। उन्हें देख उसके चेहरे पर हैरत भरे भाव आ गए।
फिर उसने हिमांशी जी की तरफ देखा तो भाव और गहरे हो गए। उसने फिर सीधा नयन और प्रतिमा की तरफ देखा। उन्हें देख तो उसके हाथ चाय का कप सीधा उसके पैरों पर गिर गया। वो चिल्ला उठी, आह! सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। महन ने जल्दी से आगे बढ़कर नयनतारा के पैर पर से चाय का कप उठाया। चाय गर्म थी तो पैरों पर लाली पड़ चुकी थी। नयनतारा की नजरें नयन पर थी, वहीं नयन की भी नजरें उस पर थी। इतनी जलन के बावजूद भी नयनतारा के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं उसकी जलन का दर्द नयन की आंखों में दिख रहा था। अखिल ने कहा, तारा, बाथरूम में जाकर पैर ठंडे पानी में डालिए, जल्दी जाओ। नयनतारा अखिल के कहने से होश में आई और जी भाई बोलकर भाग गई बाथरूम की तरफ। उसके जाने के बाद कावेरी जी चिंतित स्वर में हिमांशी जी से बोली, आप पर तो नहीं गिरी चाय? हिमांशी जी ने कहा, जी नहीं। बाथरूम में नयनतारा ने अपने पैर बाल्टी में ठंडे पानी में डाले हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, वो आ ही गया, वो सच में मुझसे प्यार करता है। अंजना की गलत फहमी ही रहेगी। थैंक यू सो मच गॉड। तारा, वैसे जो भी कहे, तेरी सास तो बहुत ही सही है। जो मैंने कहा था वही उन्होंने कहा। सच कहते थे नैन कि माँ सा मॉडर्न है। तभी उसे बाहर दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनी। बाहर से कावेरी जी की आवाज़ आई, ठीक है तू? नयनतारा ने कहा, जी माँ, बस आ रही हूँ। कावेरी जी ठीक है बोलकर चली गई। नयनतारा पैर बाहर निकाल लिए और उसने अपने कपड़े सही किए और बाहर आ गई। वो हॉल में चली गई। वो जाके कावेरी जी और शशांक जी के बीच बैठ गई। हिमांशी जी ने कहा, बेटा ज़्यादा तो नहीं लगी? नयनतारा ने कहा, जी नहीं। वहीं नयन की आंखों में भी नयनतारा के लिए फिक्र थी। वो बोला, जी क्या मैं नयनतारा से अकेले में बात कर सकता हूँ? शशांक जी बोले, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तारा, जाओ, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। नयनतारा ने कहा, जी पापा। वो दोनों चले गए। नयनतारा आगे आगे, नयन पीछे पीछे। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, नयन ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने सीधा नयनतारा को बेड पर बिठाया और घुटनों के बल बैठकर उसका पैर देखने लगा। नयनतारा मुस्कुराते हुए नयन के चेहरे को देखने लगी। नयन ने देखा कि पैर लाल हो रखे हैं। उसने पैरों को देखते हुए ही गंभीर आवाज में पूछा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? नयनतारा उसके चेहरे में खोई हुई सी अलमारी की तरफ इशारा कर देती। जब नयन को कोई जवाब नहीं मिला तो वो नजरें उठाकर नयनतारा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में देखते ही वो उनमें खो गया। नयनतारा के हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ पड़ गए। उसने अपनी हथेलियों में नयन का चेहरा भर लिया। नयनतारा अपना चेहरा नयन की तरफ झुकाती है। नयन ने अपनी आंखें बंद कर ली। नयनतारा ने भी आंखें मूंद ली। दोनों के होठों के बीच कुछ ही इंचों का फासला रह चुका था। खट खट, कोई दरवाजा खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ से दोनों होश में आए। नयन खड़ा हो गया। नयनतारा भी उठ गई। उसने नजरें झुका ली और दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने काजल और स्तुति थी। उन्हें देख उसने मन ही मन कहा, इन्हें हमेशा गलत वक्त पर ही एंट्री क्यों लेनी होती है। नयनतारा को नजरअंदाज करके दोनों, काजल और स्तुति, अंदर आ गए। स्तुति के हाथ में 4 कप चाय थी और काजल के हाथ में समोसा और मिठाई। उन्होंने वहां पड़े टेबल पर रखा। नैन को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से हुआ क्या है। काजल बोली, अरे नैन, खड़ी क्यों हो? क्या तारा, तुमने उसे बिठाया तक नहीं? शिष्टाचार नहीं है क्या तुम में? स्तुति, बिठाओ नैन। स्तुति हाँ में सिर हिलाकर नैन की बाजू को पकड़ती है और उसे सोफे पर बिठा देती है। जहाँ से स्तुति ने नैन को पकड़ा हुआ होता है, वहां नैन तारा घूमने लगती है। नैन की नज़र जैसे ही नयनतारा पर पड़ी, वो उसकी नज़रों का पीछा करता है। जब वो स्तुति को अपनी बाजू पकड़े देखता है तो झट से छुड़वा लेता है। स्तुति भी उसके पास बैठ जाती है। नयनतारा की तरफ देखता है, जो कि स्तुति खा जाने वाली नज़रों से घूर रही होती है। काजल की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ी, वो बोली, अरे तारा, बैठ जाओ, तुम्हारा ही कमरा है। नयनतारा आकर अपनी भाभी के सामने 1 सीटर सोफे पर बैठ गई। बैठना तो वो नयन के साथ चाहती थी, लेकिन जिस सोफे पर नयन बैठा था वो 2 सीटर था और 2 लोग बैठे ही हुए थे। नयनतारा ने कहा, बताने के लिए शुक्रिया कि ये मेरा कमरा है। काजल मुस्कुरा दी। काजल ने प्लेट में समोसा डालकर नयन को दिया। नयन ने कहा, जी शुक्रिया, मुझे बाहर का खाना सूट नहीं करता है। काजल सिर हिला देती है। वो स्तुति को दे देती है तो स्तुति झट से पकड़ लेती है और खाने लगती है। उसकी ऐसी हरकत पर काजल उसे गुस्से से घूरने लगी और वही नयनतारा अपनी हंसी दबाने लगी। काजल और स्तुति नयन से बात करने लगी। वही नयनतारा ने मन ही मन कहा, इतने सवाल तो अमिताभ बच्चन के केबीसी में भी नहीं पूछता है जितना भाभी और स्तुति नयन से पूछ रही। ओ गॉड, मुझे और नयन को
इनके अत्याचार से बचाओ। नैन का भी यही हाल था। वो तो नयनतारा से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन काजल और स्तुति ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। कुछ देर बाद नैन खड़ा हो गया। उसे खड़ा देख स्तुति ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। स्तुति ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो पाया कि नैन उसे घूर रहा है। ये देखते ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया। नैन बोला, बाहर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। वो इतना बोलकर चला गया। नयनतारा भी जाने लगी, लेकिन काजल ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसके मुंह में मिठाई ठोस दी। काजल ने नयनतारा से कहा, मेरी प्यारी ननद, बहुत सुंदर लग रही हो तू आज। वैसे लड़का कुछ खास नहीं है। इतना बोल वो स्तुति के साथ वहां से चली गई। नयनतारा ने मिठाई बाहर निकाली और खांसते हुए कहा, ये गंगा उल्टी क्यों बह रही है? जरूर भाभी के दिमाग में खिचड़ी पक रही है, वो भी तेज आंच पर। लेकिन उन्हें क्या पता, जिस कुकर में खिचड़ी रखी है उस कुकर की सीटी खराब है, तो खिचड़ी तो गई। इतना बोलो मुस्कुरा दी और बाहर चली गई। हॉल में नैन आकर प्रतिमा के बगल में बैठ गया। प्रतिमा ने उसके कान में कहा, क्या बात हुई? नैन ने बिना किसी भाव के कहा, इनकी भाभी जी आ गई अपनी बहन को लेकर, तो क्या ही बात करता। प्रतिमा ने हैरत भरे भाव में कहा, पर वो तो तुम दोनों को नाश्ता देने गए थे और उनकी बहन का सिर दर्द हो रहा था तो? नैन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, भाव को छुपा कर रखिए, मैं जानता हूँ इनकी भाभी का बर्ताव। गुलाबों ने सब कुछ बताया। प्रतिमा ने मुस्कुराकर कहा, गुलाबो? वाह वाह, क्या नाम दिया। प्रतिमा की बात सुन उसके कान लाल हो गए, जिसे प्रतिमा समझ गई कि वो शर्मा रहा है। प्रतिमा मुस्कुरा दी। तभी वहां काजल, स्तुति और नयनतारा आ गए। वो तीनों बैठ गए। शशांक जी बोले, अगर आपको मेरी बेटी से कोई सवाल जवाब करना हो तो कर सकते हैं। हिमांशी जी बोली, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। काजल ने स्तुति के कान में कहा, अब आएगा मजा। स्तुति ने कहा, वो कैसे? काजल बोली, देख, ये पूछेंगे कि नयनतारा को क्या क्या बनाना आता है, लेकिन हमारी नयनतारा तो किचन में कदम सिर्फ आधी रात में रखती है, कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए। ये सुन स्तुति हंसती। कावेरी जी बोली, आपको जो पूछना हो आप पूछ लीजिए। इससे पहले कि हिमांशी जी कुछ बोलती, काजल बोल पड़ी, अरे इसमें पूछना क्या है, हम जानते ही नयनतारा का जवाब। काजल की बात सुन नयनतारा ने मन ही मन कहा, मैंने तो यहाँ सवाल भी नहीं सुना और भाभी को जवाब भी मिल गया, वाह। हिमांशी जी बोली, आपको कैसे पता कि मैं क्या पूछने वाली हूँ? काजल मुस्कुराते हुए बोली, अरे लड़के की माँ कुछ और भी पूछ तो सकती नहीं। हिमांशी जी बोली, तो बताइए क्या पूछने वाली थी मैं? काजल बोली, यही कि नयनतारा को खाने में क्या बनाना आता है, और हमारी प्यारी सी नयनतारा तो किचन में कदम तक नहीं रखती। काजल की बात सुन महक जी ने उसका हाथ दबा दिया और उसके कान में धीमी आवाज में कहा, अगर बिना बोले रह लोगी तो मर नहीं जाओगी। काजल ने बिना कुछ कहे हाथ छुड़ा लिया। वहीं हिमांशी जी ने मुस्कुराकर कहा, चलो ये तो अच्छी बात है कि नयनतारा ने किचन में कदम नहीं रखा, क्योंकि यहाँ आकर भी उसे कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी बात सुन जहाँ सब हैरान थे, वहीं नयन मुस्कुरा रहा था। नयनतारा कभी हिमांशी जी को देखती तो कभी नयन को। काजल के चेहरे को देख हिमांशी जी मुस्कुराकर बोली, हम तो नयनतारा से ये पूछने वाले थे कि उनकी तलवारबाजी या फिर मार्शल आर्ट्स आते हैं, पर आपने तो बिना कुछ सोचे समझे ही कह दिया। हिमांशी जी का सवाल सुन तो काजल और स्थिति की सिट्ठी पिट्ठी गुम हो गई। अखिल बोला, जी तलवारबाजी तो नहीं, लेकिन मैंने तारा को मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे सब सिखाया। स्वराज जी बोले, अगर कोई कमी हुई तो हम सिखा देंगे। शशांक जी, आप हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अगर आपको वक्त चाहिए हो तो ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमें आपकी बेटी हमारे बेटे के लिए भाग गई है, तो समय लेने के बाद भी हाँ ही करिएगा। शशांक जी बोले, जी पहले मैं अपने परिवार से मशवरा करना चाहता हूँ। स्वराज जी बोले, जी बिल्कुल करिए। शशांक जी उठ गए। उन्होंने महेंद्र और अखिल को अंदर आने को कहा। वो तीनों चले गए। कावेरी जी भी चली गई। तभी कावेरी जी ने नयनतारा को भी बुला लिया। अब हॉल में सिर्फ स्वराज जी, मैच मेकर, हिमांशी जी, नयन, प्रतिमा, काजल, स्तुति और निशा जी थे। काजल बोली, आप लोगों ने जल्दी नहीं कर दी? हिमांशी जी बोली, आपकी ननद का घर बस रहा है तो आप खुश होइए। काजल जबरदस्ती मुस्कुरा दी। फिर बोली, मैं तो बस आपका घर उजड़ने से बचा रही हूँ। काजल की बात सुन सब उसे असमंजस निगाहों से देखते हैं, सिवाय नयन के। नयन बोला, जो भी बोलना है साफ साफ बोलनी। काजल बोली, अरे आपको पता नहीं है, इसका ना किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था।
कुछ साल पहले, अब बेंगलोर से पढ़ाई करके आई है, पक्का ये उससे वहाँ मिलती होगी और पता नहीं क्या क्या करती। इससे पहले कि काजल आगे कुछ भी कहती, नैन ने कड़क आवाज में कहा, आप तो अपने परिवार की सगी, तो हम आपकी बात कैसे मान लें? नैन की बात सुन निशा हंसी दबाने लगी और काजल नजरें चुराने लगी। तभी पीछे से महेंद्र, अखिल, नयनतारा, कावेरी जी और शशांक जी आए। अखिल बोला, क्या बात हो रही थी? काजल जल्दी जल्दी बोली, कुछ नहीं देवर जी, बस ये बता रही थी कि स्तुति कितना अच्छा खाना बना लेती है, कितने अच्छे से घर संभाल सकती है। हिमांशी जी उसे टोकती बोली, हमें घर संभालने वाली नहीं, बल्कि हमारे नयन को, हमारे परिवार को, हमारे राज को संभालने वाली चाहिए। अगर नयनतारा को खाना बनाना नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब प्रतिमा की शादी होने वाली थी तब उसे भी नहीं आता था। उसने अपने ससुराल जाकर ही सीखा सब कुछ। और हाँ, एक और बात, हमें आपकी बहन स्तुति में नहीं, बल्कि अग्रवाल फैमिली की बेटी नयनतारा अग्रवाल में दिलचस्पी है। हिमांशी जी की बात सुन काजल उठकर चली गई। स्तुति भी उसके पीछे चली गई। महेंद्र बोला, काजल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हिमांशी जी हाँ में सिर हिला देती है। शशांक जी बोले, हमें ये रिश्ता मंजूर है। शशांक जी की बात सुन स्वराज जी खड़े हो गए और बाहें फैलाते बोले, अरे फिर आइए गले मिलिए समधी जी। दोनों गले मिलते हैं। कावेरी जी और हिमांशी जी भी गले मिलती है। अखिल बोला, तारा सबको मिठाई खिलाओ। नैन तारा हाँ में सिर हिलाकर मिठाई की प्लेट उठाकर सबको मिठाई खिलाती। अंत में वो नयन के पास पहुंची। नयन ने नयनतारा की आंखों में देखते हुए मिठाई खाई और साथ ही साथ उसकी उंगली को काट दिया। नयनतारा ने झट से हाथ पीछे पीछे खींच लिया और नयन को घूरने लगी। नयन के चेहरे पर शरारत से भरी मुस्कान थी। वो खड़ा हुआ। उसने नयनतारा से बहुत ही धीमी आवाज में कहा, शादी मुबारक हो गुलाबो। नयनतारा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। नयन बोला, पिताजी चले? सुराज जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, शशांक जी अब हम चलते हैं, मरने की तारीख निकाल कर जल्दी देंगे। हिमांशी जी और प्रतिमा भी खड़े हो गए। शशांक जी हाँ में सिर हिला देते हैं। नयनतारा सुराज जी और हिमांशी जी के पैर छूती है। वो दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं। नयन और उसका परिवार चला गया। उनके जाने के बाद शशांक जी के चेहरे के भाव बदले और उन्होंने महेंद्र से काजल को बुलाने को कहा। महेंद्र काजल को लेकर आया। शशांक जी ने काजल को घूरते हुए कहा, काजल, हमने पहले भी कहा हुआ है और फिर भी कह रहे हैं, आपके मायके या फिर आपके कारण हमारे घर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। काजल ने कुछ नहीं कहा। नयनतारा अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और अपने दुपट्टे को हवा में लहराने लगी। खुशी से नाच रही थी वो थक कर बेड पर लेट गई और अपने पुराने दिनों को याद करने लगी जब वो 10वीं कक्षा में थी। फ्लैशबैक। नयनतारा 10वीं कक्षा में थी। उसे एक दिन किसी नयन सूर्यवंशी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर। उसने पहले उसकी आईडी खोली। दिखने में नयन उसे अच्छा खासा दिखा तो उसने एक्सेप्ट कर ली। नयनतारा के एक्सेप्ट करते ही नयन का मैसेज आ गया। दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। नयन ने फिर उसे प्रपोज कर दिया। नयनतारा ने एक्सेप्ट कर लिया। दोनों की रोजाना वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। उन्हें बात करते हुए 3 महीने बीत गए। नयनतारा नयन को बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी। अब वो 11वीं कक्षा में हो चुकी थी। 10वीं कक्षा में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, जिसका कारण नयन था, क्योंकि वो हर पल उसी के बारे में सोचती थी, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ गया। घर में किसी को भी नयन के बारे में पता न लगा। उस वक्त अखिल की शादी नहीं हुई थी। नयन के बारे में सिर्फ नयनतारा की 2 पक्की सहेलियां अंजना और मनस्वी और उसके एक कजिन भाई भानु को पता था। उन तीनों ने भी इस बात को राज रहने दिया। नयनतारा को पता था, अगर घर में नयन के बारे में किसी को भनक भी लग गई तो कयामत हो सकती है, क्योंकि उसके दोनों भाई और उसके पापा जितना उससे प्यार करते थे उतने ही खतरनाक भी थे। वे तीनों ऐसी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नयनतारा नयन से हमेशा अपने कमरे में बैठकर ही बात करती थी। अगर कोई उसके कमरे में आ जाए तो वो उसी वक्त फोन काट देती थी। भानु ने कई बार नयनतारा को नयन से सतर्क रहने को कहा, लेकिन नयनतारा नयन की दीवानी बन चुकी थी। उसने भानु को इग्नोर कर दिया। नयन भी कभी भी नयनतारा के साथ बदतमीजी नहीं की, हमेशा इज्जत से पेश आया। वो भी नयनतारा से बहुत प्यार करता था। नयनतारा उन यादों में खोई हुई थी कि कमरे में शशांक जी आ गए। दरवाजे की खुलने और बंद होने की आवाज़ सुन नयनतारा होश में आई। वो उठी। शशांक जी बोले, अरे बैठी रहे। नयनतारा मुस्कुरा दी। उसने शशांक जी की बाह पकड़ी और उन्हें बैठाया। खुद वो उनके पैरों में बैठ गई और अपना सिर उनकी गोद में रख लिया। शशांक जी ने नयनतारा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू खुश तो है ना? नयनतारा ने अपना सिर उठाया और कहा,
आप खुश हो तो आपकी तारा भी खुश है पापा। शशांक जी ने उसका माथा चूम लिया और कहा, तुम सच में हमारे नैन का तारा हो। ये सुनो मुस्कुरा दी। शशांक जी बोले, बेटा मुझे विश्वास है नैन पर कि वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। देखा ना, तुमने वहां बहुत खुश रहोगी। नयनतारा ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा दी। शशांक जी ने कहा, बेटा तूने आज तक मेरा सिर झुकने नहीं दिया। उम्मीद करूंगा कि तू ससुराल में भी मेरी शान बनाए रखे और मेरे दिए संस्कारों पर चले। नयनतारा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। रात 9 बजे अग्रवाल भवन। सभी लोग डिनर कर लिए थे। सब अपने अपने कमरे में थे। नयनतारा का कमरा। नयनतारा बालकनी में लगे झूले पर बैठी थी और वापस अपने पुराने दिनों में चली गई। फ्लैशबैक। नयन और नयनतारा को बात करते करते 3 महीने बीत चुके थे। एक शाम नयनतारा नयन के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बात करते हुए बालकनी में चली गई। नयनतारा की बालकनी के जस्ट ऊपर अखिल की बालकनी थी। अखिल ने नयन और नयनतारा की सारी बातें सुन ली। नयनतारा ने बात करके कमरे में आ गई थी और पढ़ने बैठ गई थी। कावेरी जी उस वक्त घर पर नहीं थी, तो जब कावेरी जी घर आई, अखिल ने उन्हें बता दिया। सब बातें सुनकर कावेरी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीधा नयनतारा के कमरे में गई। नयनतारा पढ़ रही थी। अपनी माँ को देखकर वो बोली, क्या हुआ माँ? कावेरी जी को देख जाने क्यों नयनतारा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे किसी चीज का डर लग रहा था। कावेरी जी आकर नयनतारा के सामने बैठ गई और बोली, किस किस से बातें करती है? नयनतारा को समझ नहीं आया तो उसने पूछा, क्या मतलब है माँ? कावेरी जी बोली, किन किन लोगों से बात करती है? नयनतारा को अब डर लगने लगा था कि कहीं कावेरी जी को नैन के बारे में तो नहीं पता लग गया। वो बोली, अपनी फ्रेंड से, अंजना और मनस्वी। कावेरी जी बोली, क्लास के लड़कों से भी बात करती है? नयनतारा ने कहा, हाँ, वो लोग नोट्स मांगते हैं तो भेज देती हूँ। कावेरी जी बोली, अखिल ने मुझे कुछ बताया है। ये सुन नयनतारा धड़कने बहुत ज्यादा तेज चलने लगी। उसने अपने डर के भावों को छुपाते हुए कहा, क्या? कावेरी जी बोली, उसने तेरी और किसी लड़के की बातें सुनी है। देख, सच सच बताना, तेरे हाथ में विद्या है। नयनतारा पढ़ रही थी तो उसके हाथों में किताबें थी। तो सच सच बताना, तेरी माँ हूँ। नयनतारा ने अब नजरें झुका ली और कहा, हाँ, एक लड़का है, नयन। ये सुन कावेरी जी ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने पूछा, कहाँ का है? नयनतारा ने कहा, जोधपुर। कावेरी जी ने हैरानी से कहा, वो इतनी दूर से है तो उसे तेरा नंबर कैसे मिला? नयनतारा ने कहा, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी, मैंने उसे नंबर दे दिया। कावेरी जी बोली, तू ऐसे किसी भी अरे गहरे को नंबर दे देगी अपना? हाँ? नयनतारा ने कुछ भी नहीं कहा। कावेरी जी बोली, मुझे उसका नंबर दे। नयनतारा बेड से उठी और साइड पर जहाँ चार्जिंग पर लगाया था फोन उठाया, नंबर ढूंढकर नंबर दे दिया। कावेरी जी ने कॉल किया लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उन्होंने बहुत बार लगाया लेकिन किसी ने नहीं उठाया। वो बोली, ये तो उठा ही नहीं रहा है। नयनतारा ने कहा, बिजी होगा। कावेरी जी बोली, तूने इसे अपना नंबर क्यों दिया? नयनतारा ने कहा, वो लाइक करता है। कावेरी जी बोली, वो थोड़ी ना बात करता है, तू भी करती है तो तू भी उसे लाइक करती होगी। नयनतारा हाँ में सिर हिला देती है। ये सुनकर कावेरी जी अपने सिर अपने दोनों हाथों में फंसा लेती है। कावेरी जी ने पूछा, क्या करता है? नयनतारा ने कहा, कॉलेज में फर्स्ट ईयर है। कावेरी जी ने कहा, तू अभी 11th में है और इन लड़कों के चक्कर में पड़ गई। हम सब तो तुझे अभी बच्ची समझते थे, लेकिन तू तो बहुत ही आगे निकली। इतनी बड़ी हो गई है तू। नयनतारा ने कुछ नहीं कहा। कावेरी जी बोली, ब्लॉक कर दे उसे और फेसबुक भी डिलीट कर दे। नयनतारा उनके तय मुताबिक कर देती है। कावेरी जी बाहर चली गई। नयनतारा बेड पर धम से बैठ गई। उसने अपनी किताबें टेबल पर रखी और लेट गई। वो सीलिंग को घूरने लगी। आधे घंटे बाद कावेरी जी खाने की 2 प्लेट लेकर आई। नयनतारा उठ गई। उन्होंने एक प्लेट नयनतारा को दी और खुद एक लेकर बैठ गई। वो लोग खाने लगे। नयनतारा से कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है। कावेरी जी बोली, भूख मरी गई है? कावेरी जी खा रही होती है कि नयनतारा बोली, उसकी बहन को भी मेरे बारे में पता है। ये सुन कावेरी जी खाते खाते रुक गई। वो उन्होंने खाना छोड़ दिया और पूछा, और किस किस को पता है? नयनतारा बोली, उसके मुताबिक उसके पूरे परिवार को। कावेरी जी ने हाथ सिर पर रखकर कहा, कहाँ कहाँ बेइज्जती करवाने वाली है? तूने एक बार भी मुझे बताना सही नहीं समझा। नयनतारा कुछ नहीं बोली। कावेरी जी ने दोनों प्लेट उठाई और बाहर ले गई। आधे घंटे बाद वो दूध की गिलास लेकर आई। वो बेड पर बैठ गई और बोली, आज ये तेरे साथ आखिरी रात है मेरी।
अभी तेरा फैसला होगा कि तुझे तेरी माँ प्यारी है या वो लड़का। ये सुन नयनतारा रोने लगी और उनके सीने से लग गई। कावेरी जी बोली, अगर आज अखिल ना सुनता तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तुझे नहीं पता कि तेरे पापा कितने खतरनाक हैं। उन्हें तो ये सब चीज़ें कदापि नहीं पसंद। और तेरे भाई, तुझे पता है ना तेरे भाई कितने स्ट्रिक्ट हैं। एक बार भी इनका डर नहीं आया। नयनतारा बस रोती रही। कावेरी जी बोली, तेरे पापा तुझे वकील बनाना चाहते हैं और तू तो किसी और ही दिशा में चली जा रही है। अपने पापा की इज्जत प्यारी नहीं है। अभी तेरा फैसला है, या तो मैं या वो लड़का। अगर तूने उस लड़के को चुना तो फिर मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। नयनतारा रोते हुए बोली, आप। कावेरी जी ने पूरी रात उसे समझाया। नयनतारा ने भी कसम खा ली कि वो कभी भी नैन से बात नहीं करेगी। अगर नैन उसकी जिंदगी में लिखा होगा तो वो उसे खुद ही मिल जाएगा। उस रात के बाद से नयनतारा ने ना ही नैन से कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही वापस फेसबुक इस्तेमाल किया। उसने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे नयनतारा का नैन के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। शशांक जी को किसी ने भी ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि सब जानते थे अगर ये बात उन्हें पता लगी तो वो नैन को तो मार ही डालेंगे, लेकिन साथ में नयनतारा को भी मार डालेंगे। वहीं नैन बहुत परेशान रहने लगा था जब से नयनतारा ने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने जब इस बारे में अंजना से पूछा था, अंजना से पता लगा था कि उसके परिवार को उसके बारे में पता लग गया है। उसने भी फिर अपने आप को अपनी पढ़ाई, अपने राज और अपने बिजनेस में डुबो लिया। आज इतने सालों बाद अपने प्यार को अपनी नज़रों के सामने देखकर नयनतारा की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। नयनतारा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि कावेरी जी हैं। वो अंदर आई और बोली, तू खुश है ना इस रिश्ते से? कावेरी जी को अभी तक ये नहीं पता चला था कि ये नैन वही नैन है जिससे नयनतारा प्यार करती है। नयनतारा बोली, हाँ माँ, मैं खुश हूँ। कावेरी जी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और चली गई। वहीं नयनतारा भी बेड पर लेट गई। मंगनी से एक दिन पहले सूर्यवंशी महल जोधपुर। आज नैन और नयनतारा की मंगनी थी। मंगनी महल में होनी थी और शादी इंदौर से। अग्रवाल फैमिली पहुंच चुकी थी। महल की चकाचौंध देख वो सब हैरान थे। सूर्यवंशी खानदान बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत किया। वहां पर नैन के चाचा जी का परिवार भी मौजूद था। नैन वहां मौजूद नहीं था। नैन को नदारद देख शशांक जी ने स्वराज जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले में गया है। ये सुन नयनतारा निराश हो गई, क्योंकि वो नैन से मिलने के लिए उतावली थी। प्रतिमा ने नयनतारा से कहा, भाभी माँ, चलिए आपको हम आपका कमरा दिखा देते हैं। नयनतारा सिर हिलाकर उसके साथ चल दी। प्रतिमा उसे कमरे में ले गई। कमरे में आकर नयनतारा ने पूछा, दी, वो आपसे कुछ पूछना था। प्रतिमा ने प्यार से उसकी गाल को छूते हुए कहा, हम जानते हैं आप क्या जानना चाहती हैं। नैन शाम तक आ जाएंगे, फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। नयनतारा उसकी बात सुन मुस्कुरा दी, क्योंकि वो भी नैन से बात करना चाहती थी। प्रतिमा ने नयनतारा को रेस्ट करने को कहा और चली गई। सफर की थकावट के कारण नयनतारा बिस्तर पर लेटते ही सो गई। शाम 6 बजे मंगनी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नयनतारा की नींद खुली। वो उठी और नीचे चली गई। नीचे जाके उसने देखा कि हॉल में मंगनी के लिए तैयारियां हो रही हैं। उसने एक नौकर से पूछा कि सब कहाँ हैं, तो उससे पता चला कि सब गार्डन में बैठे हैं। नयनतारा गार्डन में चली गई। वहां उसने देखा कि सब चाय का लुत्फ उठा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। हिमांशी जी की नयनतारा पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे पास आने की कहा। नयनतारा जाके उनके बगल में बैठ गई। प्रतिमा ने उसे चाय दी। नयनतारा ने ले ली। हिमांशी जी बोली, आपको नींद तो आ गई थी ना नयनतारा? नयनतारा बोली, जी राजमाता। हिमांशी जी बोली, राजमाता हम राज के लिए है, परिवार वालों के लिए माँ है। नयनतारा सिर हिला देती है। तभी सभी के कानों में कुछ गाड़ियों के आने की आवाज़ पड़ी। हिमांशी जी बोली, नैन आ गया। अधीरा, नौकरानी, नैन से बोलो कि यहीं आ जाए। अधीरा बोली, जी राजमाता। अधीरा चली गई। नैन को देखने के नाम से नयनतारा के दिल में हलचल होने लगी। नैन थोड़ी देर में वहां आ गया। नैन ने कावेरी जी और शशांक जी के पैर छुए और जाकर अपने पापा के बगल में बैठ गया। नैन की अभी तक नयनतारा पर नजर नहीं पड़ी थी। वहीं नयनतारा की नजर नैन से नजर हटी नहीं रही थी। नयनतारा ने प्रतिमा को कुछ इशारा किया तो प्रतिमा ने पलकें झपका दी। प्रतिमा जाकर नैन की दूसरी साइड पर बैठ गई। प्रतिमा ने उसे चाय दी और कान में धीमी आवाज में कहा, भ्राताश्री, भाभी सा आपसे मिलने को बहुत उत्सुक है। ये सुनकर नैन को चाय पीते पीते ही ठसका लग गया। उसके मुंह से उसकी चाय उसकी वाइट शर्ट पर निकल गई।
प्रतिमा मुस्कुरा दी। नयन ने नयनतारा की तरफ देखा तो पाया वो बहुत देर से उसे देख रही है। हिमांशी जी बोली, ऐसा भी क्या हो गया जो चाय पीते पीते खांस पड़े? जाइए कपड़े बदल लीजिए। नयन भी हाँ में सिर हिलाकर चला गया। उसने प्रतिमा को कुछ इशारा कर दिया। उसके इशारे से प्रतिमा मुस्कुरा दी। प्रतिमा ने कहा, आइए भाभी साहब, आपको महल दिखाएं, क्योंकि फिर आगे जाकर आप ही को इसे संभालना है। नयनतारा सिर हिलाकर चल दी। तभी हिमांशी जी बोली, प्रतिमा, अभी इन्हें इनका कमरा मत दिखाइएगा, ये अपना कमरा शादी के बाद ही देखेंगी। प्रतिमा ने सिर हिला दिया। दोनों चली गईं। प्रतिमा नयनतारा को सीधा छत पर ले गई। वो बोली, तुम दोनों के पास 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद मैं वापिस आ जाऊंगी। नयनतारा ने असमंजस स्थिति में कहा, तुम दोनों कौन? प्रतिमा ने उसके पीछे की तरफ इशारा कर दिया। नयनतारा मुड़ी तो सीधा नयन के सीने से जा टकराई। प्रतिमा चली गई। नयनतारा ने सिर ऊपर उठाया तो नयन को देखकर मुस्कुरा दी। नयन ने नयनतारा की कमर के आसपास अपनी बाहों का घेरा बना लिया। नयनतारा नयन की आंखों में झांकने लगी, जहां उसे अपने लिए बेशुमार प्यार दिख रहा था। नयन बोला, उस दिन का काम पूरा कर ले जो आपकी भाभी और उनकी बहन के कारण अधूरा रह गया था। ये कहते वक्त नयन की नज़र नयनतारा के होठों पर थी। नयन की बात सुन नयनतारा ने शर्म से नजरें झुका ली और जाने के लिए मुड़ी तो नयन के बाहों के घेरे के कारण वापिस नयन से जा टकराई। नयनतारा की पीठ नयन के सीने से लग गई। नयन ने अपने दोनों हाथों को नयनतारा के पेट पर रख दिए और अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया। नयनतारा को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर साफ महसूस हो रही थी। दोनों के दिल की धड़कनें बहुत तेज गति से दौड़ रही थी। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस करने लगे। आज पहली बार दोनों इतने करीब थे। कुछ देर बाद नयनतारा ने आंखें खोली और कहा, नयन। नयन आंखें बंद किए ही बोला, हाँ बोलो। नयनतारा बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। नयन बोला, तो करो। नयनतारा ने अब खींच कर कहा, ऐसे? नयन उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। उसने अपनी आंखें खोली, फिर नयनतारा को अपनी तरफ घुमाकर कहा, क्यों, ऐसे क्या आपत्ति है? नयनतारा उससे दूर होने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मुझे नॉर्मली बात करनी है। नयन ने उसे छोड़ दिया। नयनतारा 4 कदम पीछे हो गई। नयन बोला, चलिए बैठ कर बात करते हैं। नयनतारा ने सिर हिला दिया तो दोनों वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। नयन बोला, कहिए जो कहना चाहती हैं। नयनतारा बोली, पूछना है मुझे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? क्योंकि आज तक तुम्हें मैंने अपना ठीक तरह से एड्रेस नहीं बताया था और आपको कभी मुझ पर शक नहीं हुआ। नयनतारा अभी और भी सवाल पूछने वाली थी कि नयन बोला, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। सुनिए, अब आप पर शक करने का तो मैं कभी सपने में भी ना सोचूं। असल में गलती मेरी थी। आप उस वक्त नादान थी, लेकिन मैं नहीं। मैं समझ सकता हूँ आपकी माँ को कैसा लगा होगा एंड आप पर क्या बीती हुई। मुझे सब कुछ बताया था अंजना ने। वो सही समय नहीं था उन सब के लिए। लेकिन गुलाबो, मैं तो तुम्हें उसी वक्त अपनी पत्नी मान चुका था। गुलाबो सुन नयनतारा के गालों पर लाली छा गई। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि अगर नयन सूर्यवंशी की कहीं बारात जाएगी तो वो अग्रवाल भवन ही जाएगी, वरना कहीं नहीं जाएगी। और जहाँ तक बात रही आपके एड्रेस की, तो वो निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नयनतारा उसकी बात पर मुस्कुराती और बोली, इतना प्यार करती हूँ? नयन बोला, हाँ। क्यों, कोई शक है? नयनतारा ने उसके होठ पर हाथ रखकर बोला, जिस रिश्ते में शक जैसे शब्द आ जाए वो रिश्ते उसी वक्त टूट जाते हैं, और हमारा रिश्ता तो अभी शुरू हुआ है, तो अब ये शक सब कोई भी नहीं बोलेगा। नयन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उसने उसके हाथ अपने होठों से हटाए और अपनी हथेलियों में दबाते हुए कहा, आप बोलिए, आपको शक हुआ? नयनतारा बोली, शक का तो पता नहीं, लेकिन डर जरूर था कि कहीं आप अपनी गुलाबों को भूल ना जाए गए हों। इतने बड़े राजकुमार हो, तुम तो मुझसे भी सुंदर लड़कियों को मिलते होंगे। नैन बोला, आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मेरी नज़रों में सबसे सुंदर सिर्फ आप हैं, और आप मेरे दिल में उतर चुकी हैं, मेरे दिल में फंस चुकी हैं आप, तो अब निकलना नामुमकिन है। नयनतारा मुस्कुरा दी। नयनतारा नैन के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आपको नहीं पता इतने साल आपकी यादों में कैसे गुजारे हैं। नैन ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, बहुत मुश्किल भरा समय था वो, लेकिन अब आपको एक भी मुश्किल नहीं आने दूंगा वकील साहिबा। नयनतारा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में प्रतिमा आ गई और नयनतारा को अपने साथ ले गई। मंगनी के दिन आज पूरे महल में रौनक थी। सब नौकर चाकर इधर से उधर भाग रहे थे। हिमांशी जी प्रतिमा के साथ सगों का सामान देख रही थी। स्वराज जी इवेंट मैनेजर से बात कर रहे थे। बाकी सब अपने कमरे में थे। शाम 6 बजे मेहमान आने शुरू हो गए थे। इंगेजमेंट बड़े से बड़ा बिजनेसमैन मौजूद था। कुछ ही देर में नयन और नयनतारा आ गए।
नयन ने रॉयल ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था और नयनतारा ने रॉयल ब्लू कलर का लहंगा। दोनों एक साथ जच रहे थे। हिमांशी जी की सहेली उसे बोली, राजमाता, आप तो चांद का टुकड़ा लेकर आई हैं अपने घर। क्या नाम है बहू रानी का? हिमांशी जी बोली, नयनतारा। वो बोली, जैसा नाम वैसी सूरत। हिमांशी जी मुस्कुरा दी। नैन ने नयनतारा को अपने दोस्तों से मिलवाया। फिर हिमांशी जी उसे अपने साथ ले गई और बाकी मेहमानों से मिलवाने लगी। नैन भी अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगा। थोड़ी देर से में मंगनी का मुहूर्त आ हुआ। दोनों नैन और नयनतारा ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। प्रतिमा ने गाना चला दिया और उन दोनों का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आई। सारी लाइट बंद हो गई और उन दोनों पर स्पॉटलाइट पड़ी। नैन ने नयनतारा की कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और गाना शुरू हो गया। मनवा लागे ओ मनवा लागे, लागे रे सांवरे, लागे रे सांवरे, ले तेरा हुआ जिया का, जिया का, जिया का ये गाँव रे। मनवा लागे ओ मनवा लागे, लागे रे सांवरे, लागे रे सांवरे, ले खेला मैंने जिया का, जिया का, जिया का दाव रे। डांस खत्म हुआ। 1 घंटे बाद सब मेहमान चले गए। पंडित जी अभी भी वहीं थे। सुराजी ने पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकालने को कहा तो एक मुहूर्त 10 दिन का निकला और 1 साल के बाद का। सभी ने 10 दिनों के बाद के मुहूर्त वाले दिन की शादी करने की बात पक्की की। अगले दिन अग्रवाल फैमिली चली गई। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। शादी वाले दिन शादी के मंडप पे नैन बैठा हुआ था। आज वो पूरा राजकुमार लग रहा था। गोल्डन शेरवानी के साथ रेड चूड़ीदार पहना था, लाल पगड़ी, उस पर कलगी सहरा बंधा हुआ। आज वो हर लड़की का दिल चुरा रहा था। कुछ ही देर में नयनतारा आई। नयनतारा को देख सबकी नजरें उस पर ठहर गईं। लाल रंग का लहंगा, बालों का बन बनाया हुआ, हाथों में चूड़े के साथ कलीरे, गले में सूर्यवंशी खानदान का रानी हार पहना हुआ। आज वो भी नैन को टक्कर दे रही थी। वो जाके नैन की बगल में बैठी। नैन ने कस कर नयनतारा का हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर में दोनों फेरों के लिए खड़े हुए। फेरों के बाद नैन ने नयनतारा की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। दोनों अब आखिरकार पति पत्नी बन गए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।